फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, दीपक सोचता है भाभी जी सामने ही नहीं आई, आज शायद कल वाली बात पे नाराज हो गई होंगी। मैं भी ना पागल हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं छी, और आज वो चाय लेने अंदर ही नहीं गया। क्या बे, क्या बात, चाय नहीं पिएगा? राघव उसे बोले। तुम पियो, ये बोल दीपक अपने काम लगा रहा। अच्छा, तेरी मर्जी। और राघव अपना कप उठा लाया। जब थोड़ी देर बाद काव्या बाहर आई, उसने देखा कि एक कप भरा पड़ा था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसको पसंद नहीं था कि वो किसी के लिए कुछ करे और सामने वाला उसकी कदर ना करे। वो अंदर से ही बोली, जब नहीं पीनी थी तो बता देते, ऐसे नुकसान क्यों करवाते हो? दीपक ने जब सुना तो वो कुछ ना बोला, चुपचाप बाहर आया और कप उठाकर ठंडी चाय ही पी गया। अब आगे खाली कप लौटाते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा काम ज़्यादा था और फिर से काम में लग गया। अब काव्या को लगा ये कुछ ज़्यादा हो गया, मगर कर क्या सकते थे? बात निकल चुकी थी, जवाब मिल चुका था, और जो कल शाम से उसके अंदर जज्बात जाग रहे थे, सब धुंधले होते जा रहे थे। खैर, जो मुंह से निकल गया निकल गया, आगे से ख्याल रखूंगी। और वो फिर से काव्या बन गई जो कल सुबह तक थी। शाम हुई जब राघव और दीपक आज का काम खत्म करके चले, तब काव्या ने कहा, दीपक को बुला कर कहा, सुनिए जी, आपके पैसे। और उसके हाथों में 2 दिन की दिहाड़ी रख दी। जी, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, दीपक मुस्कुरा कर बोला। ले जाइए, मुझसे हिसाब नहीं रखा जाता, काव्या ने बेचारगी जाहिर करते हुए कहा। आप बस मेरा हिसाब रखिए, बाकी का आपकी मर्जी, दीपक बड़ी गहरी सी आवाज़ में बोला। मैं नहीं रख सकती, इतना नहीं होगा, काव्या ने आंखें नीची करते हुए कहा। मैं हूँ न? और दीपक ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। काव्या का दिमाग सुन्न हो रहा था और दिल बेहताशा दौड़ रहा था। नहीं नहीं, आप अपना हिसाब रख लीजिए, और पैसे वहीं छोड़ कर चली गई। दीपक ने भी वो पैसे नहीं उठाए और बाहर निकल गया। अजीब आदमी है, इसे पैसे की ज़रूरत ही नहीं, भला बताओ, और बातें कैसी करता है। बोलता है, मैं हूँ न? क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर लोगे? मेरी ज़िंदगी जैसी है वैसी रहेगी। रोज़ घुटती हूँ, रोज़ घुटूंगी, कोई मेरी घुटन कम नहीं कर सकता। मैं हूँ न? बातें देखो, मेरा हिसाब रख लो। काव्या के अंदर ये सब चल रहा था कि उसने देखा पैसे वहीं रखे हैं। हे भगवान, कल बोल देती हूँ जतिन जी को, आप ही पैसे दे दिया करो, मेरे हाथों से तो लेते नहीं, काव्या भिनभिना रही थी। इधर दीपक को पता चल गया था वो क्या कर रहा है। अरे यार, क्या हो गया मुझे? क्या हो जाता है मुझे? दिमाग काम क्यों नहीं करता? कल मैं जाऊंगा ही नहीं दिहाड़ी पर। दूर रहूं तो ठीक है, और हाँ, ठीक रहेगा। उस रात जब जतीन जी आए तो काव्या ने आज के बारे में कुछ नहीं कहा। खाना परोसा, खाया, और जतीन बोला, काव्या सुनो, आज काम अच्छा चल रहा है ना? जी हाँ। बस काव्या इतना बोली और बिस्तर पर लेट गई। यहाँ आओ कावी। जब जतीन जी का मन होता तो उसे कावी कहकर बुलाते। जी बोलिए, काव्या ने उसकी तरफ मुंह घुमा कर बोली। जतीन कुछ न बोला और सीधा हाथ उसके कपड़े के अंदर। कुछ देर वो उसके बदन में कुछ ढूंढता सा रहा। काव्या एक मुर्दे जिस्म के जैसे पड़ी थी। वो उसके कपड़े उतार रहा था और न जाने कैसी जल्दबाजी में था। शायद उसे ये एहसास नहीं था कि ये उसकी अपनी बीवी है। एक हड़बड़ी सी थी उसमें, जैसे हमारा कुछ खो जाए तो हम सारा सामान उथल पुथल कर देते हैं। जतिन भी बस वो खोया हुआ सामान ढूंढने में लगा था, बिना किसी तरीके के, बिना किसी विचार के। कभी हाथ लातों पे, कभी जांघों पे, कभी कभी मुंह पे, कभी गर्दन पे, कभी, मगर उसे मिल नहीं पा रहा था जिसे वो ढूंढना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर था, जैसे अब ऊपर से ढूंढेगा, लेकिन जब तक कुछ मिल पाता, कुछ ढूंढ पाता, तब तक वो थोड़ा कपकपाया। थोड़े उसके शरीर में अकड़न आई और वो रस्सी की तरह ढीला हो गया, निढाल होकर एक तरफ सरक गया। बस, और काव्या उस संदूक की तरह खुली पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे उथल पुथल कर उसका सारा सामान बाहर कर खुला ही छोड़ दिया हो। वो आज भी हर रात की तरह छत पर चलते पंखे की गति को देखती रही
और सोचती रही, मैं यहाँ क्यों जड़वत हूँ, क्यों मेरे जीवन में गति नहीं, क्यों मेरे बदन में स्थिरता आ गई है, क्या मैं ही काबिल नहीं या जतिन। मगर उसे नहीं पता था कि औरत के शरीर में एक बिंदु होता है, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते तब तक वो औरत अधूरा ही महसूस करती है। और तकलीफ की बात यह है कि बहुत कम लोग उस बिंदु तक पहुँच पाते हैं। अधूरी सी प्यास के साथ काव्या बिस्तर पर पड़ी एकटक छत की तरफ देखती रही और जतिन अपना काम करने के बाद उसकी तरफ पीठ करके यूं सो गया जैसे वो उसके हैं ही नहीं। कोई अस्तित्व नहीं जतिन के लिए काव्या का, बस जैसे सफ़र के लिए किसी का साथ मिल जाए, उसके बाद फिर अनजान। सुबह हुई अलसाई सी काव्या उठकर अपने घर के काम धंधे निपटाने लगी हुई थी कि तभी बाहर कुछ हलचल हुई, जिसे सुनकर उसे लगा कि शायद राघव और दीपक आ गए। दीपक, ख्याल से ही उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी और एक मुस्कान सी उसके होठों पर दौड़ गई। वो जल्दी से चाय बनाने लगी और जतिन बाहर उनसे बात करने लगा। तभी जतिन बाहर से झल्लाते हुए आया। सब साले चोर हैं, 2 दिन काम करते हैं फिर छुट्टी चाहिए, बताओ काम कैसे पूरा होगा। 2 दिन में एक कमरा भी पेंट नहीं किया। हुआ क्या जी, काव्या बोली। अरे कुछ नहीं, वो आज एक पेंट वाला नहीं आया। नहीं आया? क्यों? मुझे क्या पता, मैं बाप हूँ क्या उसका? मगर उसे आना चाहिए था, काव्या ने भरे मन से कहा। मगर नहीं आया, अब क्या करें? बेरुखी से जतिन बोला। मगर आना चाहिए था। न जाने क्यों काव्या रुआंसी सी हो गई। खैर कोई बात नहीं, इस बार पैसे देखना ऐसे ही मिलेंगे जैसे हमारा काम करेगा वो। जतिन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सच में मर्दों को कदर नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बोले, मगर उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। सब निर्मोही होते हैं। काव्या मन में खींचते हुए मन में सोच रही थी। तभी जतिन बोला, काव्या खाना दो, काम पर जाना है, टाइम हो रहा है। अरे खाना तो मैंने बनाया नहीं। काव्या सुन हो गई। अब क्या करें? जी जरा इंतजार करें, अभी बन जाएगा। काव्या हड़बड़ी में हाथ चलाते हुए बोली। क्या अभी खाना ही नहीं बनाया? करती क्या रही तुम सुबह से? जब तुम खाना ही नहीं बनाकर दे सकती तो करना क्या है तुम्हारा? किस काम की हो तुम फिर? घिसा कर फोड़े पर लगाना है। जी अभी बन जाता है, जरा रुको। काव्या डरते हुए बोली। ज़रूरत नहीं, तुम ही खा लेना बेवकूफ़ औरत, बेमतलब का भार मेरे सर का। और जतिन भुनभुनाता हुआ चला गया। हाँ बेमतलब तो हूँ ही, बस बिना मतलब की एक जिस्म बस। खाना, कपड़े, बर्तन, सफाई, बच्चे और आदमी, इन्हीं में जीवन पीसता है औरत का। फिर भी बेमतलब की औरत। काव्या सोच सोच कर रो रही थी। तभी उसने सोचा कि मुझे आज उसका इतना इंतजार क्यों था? क्या मैं उसके लिए भी बेमतलब की हूँ, जिसका किसी से कोई सरोकार नहीं? पर उसका तो मैं कोई काम भी नहीं करती, फिर उसके मतलब की भी कैसे हो सकती हूँ? मगर उसका इंतजार क्यों है मुझे? क्यों बेचैन है दिल उसके लिए, उसे देखने के लिए? मेरी ज़िंदगी में क्यों आया वो? आज उसके कारण मैं खाना बनाना भूल गई, कल अगर कुछ और भूल जाऊं, जतिन को, खुद को या बच्चों को। एकदम सिहर गई काव्या। नहीं नहीं, बस अपने मन को समझाना होगा, उसे बताना होगा कि वो बेमतलब की औरत है और किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। और वो उठकर अपने आप को संभालने में लग गई। मगर रह रहकर उसे दीपक की याद आ रही थी। मगर वो बार बार अपना सर झटक कर याद से बाहर निकलने की कोशिश करती। सहसा वो गुनगुना उठी। तुम जो आए हो जीवन में, खुशी उमड़ आई मेरे मन में। हंस हूँ पड़ती बैठे बैठे ही, सरसरा है जाती जब चुनरी पवन में। तुम जो आए, तभी बाहर दस्तक हुई। कोई है? काव्या ने दरवाज़ा खोला। देखकर चौंक गई। दीपक खड़ा था, अच्छे से बाल बनाए हुए, साफ सुथरे कपड़े, मगर लाल शर्ट और पीली पैंट में। काव्या ने उसे देखा तो देखती रह गई और आंखें फटी की फटी और मुस्कुरा भी पड़ी अंदर ही अंदर उसके कपड़े देखकर। जी कहिए, काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंदर आने को नहीं कहेंगी? दीपक ने संकोच से पूछा। नहीं, काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया। जी? दीपक चौंक कर बोला। अरे मजाक कर रही थी, बुरा मत मानिएगा। आइए आइए अंदर आए, काव्या खिलखिलाते हुए बोली और कुर्सी की तरफ इशारा किया।
बैठिए और बोलिए, क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं, बस माफ़ी मांगने आया था कि आज आ नहीं पाया, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। अब छुट्टी नहीं करूँगा कभी, दीपक ने नीचे देखते हुए बोला। ये कपड़े पहनकर काव्या ने पूछा और हंस दी। क्यों, इनमें क्या खराबी है? दीपक ने चौंकते हुए पूछा। कोई खराबी नहीं है, बस ज़्यादा खूबसूरत हैं। और खिलखिलाकर हंस पड़ी, बहुत ज़ोर से, जैसे बरसों से हंसी न हो और आज हंसी का बांध टूटकर आ बहना चाहता हो। माफ़ कीजिएगा, मुझे इतना हंसना नहीं चाहिए, पर और फिर खिलखिला पड़ी। मुझे मालूम था आप खुश होंगी, इसलिए ये सब किया मैंने। दीपक भी हंसते हुए बोला। काव्या एकदम चुप हो गई। क्या, मेरे लिए? क्यों? हैरान होकर पूछा काव्या ने। क्योंकि आप हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। दीपक ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्यों? काव्या अब गंभीर हो गई, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो सुनने के लिए लालायित हो गई। मुझे क्यों? क्योंकि आपको मैं आपको। दीपक उसे कुछ कहने वाला था और काव्या भी उसकी बात सुनने के लिए बेचैन सी हो रही थी। शायद ये वो बात थी जिसे वो सुनने के लिए तरस गई थी। एक बीवी, एक माँ होने के बावजूद भी किसी ने, न पति न बच्चों ने उसे ये बात कही, मगर आज उसके कान उस मधुर बात को सुनने के लिए इतने बेचैन थे कि वो हवा में फैली बेचैनी भी महसूस कर रही थी। वो दीपक की हिचकिचाहट भी महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में उठता शोर भी उसे सुनाई दे रहा था। उसके दिल की धड़कन भी रेस में दौड़ते घोड़ों की थापों से भी तेज धड़क रही थी और वो इस सारे शोर के बावजूद बात को सुनने के लिए बेचैन हो रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीपक के होठ बंद हो गए, आंखें नीचे झुक गई, शरीर हालात को भांप संभल गया और माथे पर छल से पसीना आ गया। काव्या उस बेचैनी से अभी बाहर नहीं आई थी कि वो अभी उस बात को सुनने के लिए तड़प रही थी। बताएं न, क्या कह रहे थे? काव्या ने बड़ी अधीरता से नॉर्मल दिखते हुए पूछा। जी बस कुछ नहीं, ये कह रहा था कि उसके होंठ खुले। काव्या सुनने के लिए और तैयार हुई कि फिर से दरवाजे की घंटी बजी। शायद कोई आया है, अब मुझे भी चलना चाहिए, दीपक ने उठते हुए कहा। आप बैठो, मैं देखती हूँ कौन आया है, मगर आज बात सुने बगैर नहीं जाने दूंगी। काव्या ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। शायद ये भूल गई थी वो शादीशुदा है। कमाल है, ये कमबख्त इश्क भी मरवा ही डालता है और मरने भी नहीं देता। जैसे ही काव्या कमरे से बाहर निकली, दीपक भी उठ गया और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि बाहर जतिन काव्या को कुछ देने आया है, शायद सब्जी होगी। और जैसे ही जतिन की नज़र उस पर पड़ी, वो अंदर आ गया। दीपक को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। काव्या भी दीपक को अपने पीछे खड़ा देखकर चौंक गई। अरे दीपक, तुम आ जाए नहीं सुबह और इस वक्त, क्या बात है? जतिन ने उसे सवालिया नज़रों से पूछते हुए अंदर आकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जी, दीपक बता ही रहा था कि वो ये कहने आया था। आज उसने बाहर जाना था, इसलिए नहीं आ पाया और कल से ज़रूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काव्या ने दोनों के बीच से गुजरते हुए जतिन की तरफ देखकर बोलते हुए किचन में सामान रखने चली गई। जी हाँ, मुझे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना था, बस इसलिए नहीं आ पाया, दीपक ने खुद को संभालते हुए कहा। जतिन भी उसकी तरफ देखते हुए उसके चेहरे को हर हाव भाव को पढ़ रहा था। अच्छा जी, फिर चलता हूँ, कल मिलूँगा, दीपक बाहर निकलते हुए बोला। काव्या, चाय पिलाई या नहीं इन्हें? जतिन ने थोड़ा जोर से बोला। जी मैंने पी ली। अच्छा अब चलता हूँ। अच्छा ठीक है, कल समय से आ जाना। भाई काम मत रोका करो, दिन और पैसे दोनों खराब होते हैं, जतिन ने उसे बाहर तक छोड़ते हुए बोला। जी अब आगे से नहीं होगा, दीपक ने बाहर आकर हाथ जोड़ते हुए बोला और गली में खो गया। हरामजादी, यार बुलाती है, और एक बेल्ट का निशान उसकी पीठ पर छप गया। काव्या जो किचन में बैठी सब्जी धो रही थी, एकदम इस हमले से चौंक गई। बोल साली, कब से ये सब चल रहा है? दूसरी बेल्ट छपी उसकी पीठ पर। काव्या समझ गई ये उसकी इतने दिन की वफादारी का इनाम मिल रहा है।
और उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई, वहीं बैठ गई। जतिन ने उसे बालों से पकड़ा और आंगन में घसीट लाया। काव्या खुली आंखों से देखती जा रही थी जतिन की तरफ और मुस्कान उसके चेहरे पर आ रही थी। ये मेरे बाप ने मेरी रक्षा के लिए ढूंढा था। ये मेरे जीवन का आधार था। ये मेरा जीवन का साथी। और जतिन उसकी पीठ पर बेल्ट चलाता जा रहा था, मगर काव्या कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसकी तरफ फटी आंखों से देखती जा रही थी। जब जतिन मारते मारते थक गया और काव्या के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, तो वो आंगन में सर पकड़कर बैठ गया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।